साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे पदार्थों के वर्गीकरण और पदार्थों की विशेषताओं के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले देखते हैं कि पदार्थ क्या होते हैं। पदार्थ कोई भी वस्तु जिसमें ये तीन गुण जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये तीन गुण यदि किसी वस्तु में होते हैं तो वो पदार्थ कहलाती है। कौन कौन से गुण? पहला कि वो वस्तु क्या करती हो, स्थान घेरती हो। दूसरा, उस वस्तु का कोई ना कोई द्रव्यमान हो। और तीसरा, वो वस्तु अपनी संरचना में परिवर्तन का क्या करे, विरोध। तीनों गुण हो गए तो वो वस्तु क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। अब पदार्थों को किस प्रकार से आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, उस वर्गीकरण को यदि हम देखें तो पदार्थों को मोटे तौर पर दो प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक प्रकार के पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं और दूसरे प्रकार के पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थों की यदि हम बात करें तो शुद्ध पदार्थ आगे फिर से दो भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। कुछ शुद्ध पदार्थ तत्व कहलाते हैं और कुछ शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। इनमें क्या मूलभूत अंतर होता है वो आगे हम क्लास में देखने वाले हैं विस्तार से। इसी प्रकार मिश्रण को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर होता है आगे क्लास में हम देखेंगे। उदाहरण की बात करें तो समांगी मिश्रण का उदाहरण है विलयन और मिश्र धातु, और विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है निलंबन और कोलाइड। तो आइए देखते हैं तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, विलयन क्या होता है, मिश्र धातु क्या होती है, निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं शुद्ध पदार्थों के साथ। शुद्ध पदार्थों को यदि हम परिभाषित करें तो शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके प्रत्येक कण का रासायनिक गुण समान हो। अर्थात मान लो ये कोई पदार्थ है, ये पदार्थ मान लो तीन कणों से मिलकर बना है। एक कण ए है, एक कण बी है, एक कण सी है। ये तीनों जो कण हैं यदि रासायनिक रूप से एक दूसरे के क्या हो, समान हो, तो इसको हम क्या कह देंगे, शुद्ध पदार्थ कह देंगे। क्या कह देंगे, शुद्ध पदार्थ कह देंगे। अब शुद्ध पदार्थ को भी आगे वापस से कितने भागों में डिवाइड किया गया, एक तो तत्व और एक यौगिक। तत्व और यौगिक। अब तत्व और यौगिक जो हैं उनमें क्या अंतर होता है उसको यदि हम देखें तो तत्व तो ऐसे प्रकार के शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनको तत्वों के अंतर्गत हम रखते हैं, जिन्हें किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अलग न किया जा सके या विभाजित न किया जा सके। अर्थात तत्व क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सरलतम रूप होता है, इससे आगे उस पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता है, चाहे कोई भी भौतिक या कोई भी रासायनिक विधि न अपना ली जाए, और ना ही किन्हीं पदार्थों के योग से इन्हें बनाया जा सकता है। तो तत्व क्या हो गया, ऐसे सरलतम पदार्थ ना तो जिन्हें किन्हीं पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है और ना ही जिसे आगे सरल पदार्थ में विभाजित किया जा सकता है किसी भी रासायनिक और भौतिक विधि के द्वारा, वो क्या होता है, तत्व। अब बात करते हैं अगला यौगिक की। तो यौगिक भी क्या है, एक क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। लेकिन तत्व और यौगिक में अंतर क्या होता है, तत्व में हमने बात की थी इसे और आगे सरल रूप में नहीं बांटा जा सकता, लेकिन यौगिक को हम सरल रूप में बांट सकते हैं और इसे दो या दो से अधिक तत्वों में हम बांट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यौगिक दो या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, दो या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। और जब दो या दो से अधिक तत्वों में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग हो जाता है तब क्या बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं। तो क्या विशेषता हुई यौगिक की, एक तो दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं इसमें, पहली चीज तो, और दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, ऐसा नहीं अनिश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में मिलेंगे। और ये जो निश्चित अनुपात में मिलकर तत्व जब यौगिक बना लेते हैं तो जो यौगिक बनता है उसके जो गुण या गुणधर्म या विशेषताएं होती हैं वो अपने मूल तत्वों से भिन्न हो सकती हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी नाम के जो तत्व हैं उसने मिलकर मान लो डी नाम का यौगिक बना दिया, तो इसकी और इसकी विशेषताएं जो होंगी, जो गुणधर्म होंगे वो अलग होंगे। जैसे हम देखते हैं H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों मिलकर क्या बना लेती हैं, H2O, जिसे क्या कह देते हैं हम, जल कहते हैं, लेकिन ये क्या है, तरल अवस्था में है। तो इसके गुणधर्म यानी इसके जो अवयव तत्व थे उसके गुणधर्म अलग, लेकिन बनने वाला जो यौगिक है उसके गुणधर्म क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी, यौगिक की। उसके बाद अगला जो पदार्थ आता है, जब पदार्थों को हमने दो भागों में विभाजित किया था, एक तो शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक को हम देख चुके हैं, अगला कौन सा है, मिश्रण। अब मिश्रण में भी क्या होते हैं, हमने यौगिक में क्या देखा था, यौगिक में दो या अधिक तत्व हो सकते हैं, मिश्रण में भी क्या हो सकते हैं, दो या अधिक तत्व हो सकते हैं।
या यौगिक हो सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि मिश्रण में क्या होगा, या तो तत्व प्लस तत्व, तत्व प्लस तत्व होगा, या फिर तत्व प्लस यौगिक होगा, या फिर यौगिक प्लस यौगिक मिलकर भी क्या बना सकते हैं, यौगिक प्लस यौगिक मिलकर भी क्या बना सकते हैं, मिश्रण बना सकते हैं। और मिश्रण बन जाने के पश्चात क्या किया जा सकता है, इन्हें भौतिक विधि से ही क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। यौगिक में हमने देखा था दो या दो से अधिक तत्व जब मिल जाते हैं तो उन्हें भौतिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता, केवल रासायनिक विधि से ही उन्हें अलग किया जा सकता है। जबकि मिश्रण में क्या है, भौतिक विधि से भी मिले हुए तत्वों को या यौगिकों को आपस में अलग किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य अंतर क्या है कि हमने यौगिक में देखा था दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, जबकि मिश्रण में ये निश्चित अनुपात में नहीं मिलते, किसी भी अनुपात में ये मिल सकते हैं। तो ये मूलभूत अंतर हमें यौगिक और मिश्रण में देखने को मिला। यौगिक तो क्या था, केवल दो या दो से अधिक क्या थे, सिर्फ तत्व थे। यहां तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं। तत्व या यौगिक जो मिलकर मिश्रण बनाते हैं उन्हें भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है, जबकि यौगिक में नहीं किया जा सकता, वहां रासायनिक विधि से ही अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिश्रण। मिश्रण में हमने दो प्रकार देखे थे, एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण के उदाहरण के रूप में हमने देखा था एक तो सॉल्यूशन और एक देखा था हमने मिश्र धातु। मिश्र धातु और सॉल्यूशन दोनों ही क्या थे, समांगी मिश्रण का उदाहरण था। और दूसरे प्रकार के थे असमांगी मिश्रण, जिसके उदाहरण थे निलंबन और कोलाइड। पहले बात करते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण का तात्पर्य इस प्रकार का मिश्रण जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो, एक दूसरे से समानता रखता हो, यानी एक अवयव दूसरे अवयव से पूर्णतः क्या हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। और इस प्रकार से मिश्रित होने के कारण मिश्रण का जो प्रत्येक भाग है उसका संगठन या उसका कंपोजिशन बिल्कुल क्या होता है, एक जैसा होता है। देखिए इस तरह आपको ये सॉल्यूशन या विलयन जिसे समांगी मिश्रण की कैटेगरी में रखते हैं वो आपको दिखाई दे रहा है। आप यहाँ कोई सा भी हिस्सा आप देखें, प्रत्येक हिस्से में एक जैसा कंपोनेंट, एक जैसा संगठन आपको इसका दिखाई देता है। जबकि असमांगी मिश्रण में हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं जिसमें हम निलंबन और कोलाइड को रखते हैं, इसमें एक जो दो अवयव होते हैं या तो तत्व या यौगिक आपस में पूर्णतः मिश्रित नहीं होते, इसलिए कुछ भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ भागों में कण क्या होते हैं, अधिक पास पास, कुछ में दूर दूर। तो प्रत्येक जो मिश्रण का जो प्रत्येक अवयव होता है, प्रत्येक भाग होता है, उसका कंपोजिशन या क्या कह सकते हैं संगठन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। उदाहरण की हमने बात कर ली निलंबन और कोलाइड की। अब आइए विस्तार से बात करते हैं विलयन जो कि क्या है, समांगी मिश्रण है, दूसरा निलंबन और कोलाइड जो कि क्या है, असमांगी मिश्रण है। आइए विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विलयन की। तो विलयन क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया विलयन क्या होगा, एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिले हुए हों। अब जो विलयन होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो विलायक और एक विलय। एक तो विलायक और एक विलेय, एक विलायक और एक विलेय। इसको क्या बोलते हैं, सोल्यूट। ठीक है, विलायक मतलब जो घोलता है, विलेय मतलब जो घुला हुआ है। अब विलायक और विलेय को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में विलायक कौन सा होगा और विलेय कौन सा होगा ये निर्धारित कैसे करते हैं हम। जैसे हम पानी में चीनी घोल दें मान लो, तो पानी में चीनी घोलते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पानी की मात्रा तो क्या होती है अधिक और चीनी की मात्रा होती है कम। तो सॉल्यूशन में विलायक कौन सा होगा जिसकी मात्रा क्या होगी ज्यादा, और विलेय कौन सा होगा जिसकी मात्रा क्या होगी कम। तो दो कंपोनेंट हो गए। अब ये जो विलयन बनते हैं विलेय और विलायक के संयोग से, ये हमेशा क्या होते हैं, एक तो स्थायी होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, पारदर्शक होते हैं। पारदर्शक मतलब इनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे नमक का घोल, चीनी का घोल, जब आप इनको घोल लेते हैं पानी में तो आप इसके आर पार देख सकते हैं। और ये दूसरी चीज ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तीसरी इनकी जो विशेषता होती है विलयन की, कि विलयन में जो विलेय के कण होते हैं, जैसे चीनी घोला, नमक घोला, उस चीनी या नमक के जो कण होंगे वो अति सूक्ष्म होंगे। कितने सूक्ष्म होंगे, 10 की घात -7 सेंटीमीटर की कैटेगरी के होते हैं। इसलिए इन्हें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से भी हम देख नहीं सकते। अर्थात चीनी को अगर हम जल में घोल दें तो फिर माइक्रोस्कोप से भी चीनी के कणों को देखा नहीं जा सकता। अब जैसा मैंने आपको बताया विलयन के दो भाग, विलयन के कितने भाग, दो, एक तो विलायक और एक विलेय। विलायक और विलेय दो भाग हो गए। अब जो विलायक होता है
वो किसी विलय को घोलने की क्या रखता है, क्षमता रखता है। अब विलायक की विलय को घोलने की जो क्षमता होती है वो विलायक के एक नियतांक जिसे डाई इलेक्ट्रिक नियतांक कहते हैं उस पर निर्भर करती है। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होगा, डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जिस विलायक का जितना अधिक होगा उतना ही वो विलायक क्या करेगा, विलय को अपने अंदर घोलेगा। तो हम कह सकते हैं जो अच्छे विलायक होते हैं उनका डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। जल के डाई इलेक्ट्रिक नियतांक की यदि हम बात करें तो वो क्या होता है, उच्च कोटि का होता है, अधिक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अधिकतर वस्तुएं जल में क्या होती हैं, घुलनशील होती हैं, इसलिए जल को हम अच्छा विलायक मानते हैं। ये बात करी हमने विलयन की। अब विलयन के भी हम आगे दो प्रकार कर सकते हैं। जैसा हमने देखा विलयन, विलयन में हमने मिश्रण देखा था, मिश्रण में क्या हो गया, समांगी और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का एक उदाहरण था विलयन। विलयन के भी आगे दो प्रकार हो सकते हैं, एक तो संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। आइए अंतर समझते हैं। देखिए जब भी हम क्या करते हैं, मान लो पानी में क्या करते हैं, ये पानी है, पानी गिलास में है, इसमें हमने क्या किया, चीनी घोली, पानी में क्या घोली, चीनी घोली। अब एक निश्चित मात्रा तक ये चीनी पानी में घुलती रहती है, उसके बाद इसकी सांद्रता, चीनी की सांद्रता इतनी अधिक हो जाती है कि अब और चीनी इसमें घुलना संभव नहीं होता है। तो ऐसे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घुलना संभव नहीं हो, विलय की अधिकतम मात्रा उनमें हो चुकी हो, अब उससे ज्यादा विलय उसमें नहीं घुल सकता, तो ऐसे विलयन तो क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाते हैं। जबकि दूसरे प्रकार के विलयन जिन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं, उनमें अभी भी विलय की कुछ और मात्रा घोली जा सकती है। तो ये था अंतर संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में। अब विलयनों के कुछ उदाहरणों को हम समझेंगे जो दैनिक जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार के विलयनों के उदाहरण हमें दिन प्रतिदिन के जीवन में देखने को मिलते हैं। जैसे मिश्र धातु, मैंने आपको बताया मिश्र धातु भी एक क्या है, मिश्र धातु भी एक विलयन का एक प्रकार है जिसमें विलायक भी ठोस होता है और विलय भी ठोस होता है। हम देखते हैं मिश्र धातु, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं उसमें दो धातुएं, तो धातुएं कैसी होती हैं, ठोस, दो धातुएं मिल रही है यानी ठोस अवस्था और ठोस अवस्था मिल रही है, विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। तो मिश्र धातु क्या है, विलय भी ठोस और विलायक भी ठोस का एक सॉल्यूशन है। उसके बाद में कपूर और वायु, कपूर और वायु का जो सॉल्यूशन यदि हम बात करें तो उसमें हम देखते हैं कपूर तो क्या होता है, ठोस, और विलय क्या होता है, गैस। अब इन दोनों को हम जिसमें हम देखते हैं कि एक क्या है, विलायक या विलय में से एक क्या है, ठोस है, उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे। हमने देखा था कि हमने बात की थी मिश्रण की, और मिश्रण को हमने बांटा था समांगी और असमांगी मिश्रण में। असमांगी के उदाहरण हमने देखे थे कौन से, निलंबन और कोलाइड, ठीक है, और इसके उदाहरण हमने देखे थे विलयन और मिश्र धातु। तो ये समांगी मिश्रण के अंतर्गत आने वाली हैं। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं इसको हम क्या रख सकते हैं, समांगी मिश्रण के अंतर्गत रख सकते हैं। इनमें से कुछ विलयन होंगे और कुछ मिश्र धातुएं होंगी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो समांगी मिश्रण है वो पारा और शीशे और टिंचर और आयोडीन का। पारा सीसा की यदि हम बात करें, पारा और सीसा का जो मिश्रण होता है उसमें जो पारा होता है जो कि द्रव रूप में होता है वो तो होता है विलायक के रूप में, जबकि विलय के रूप में ठोस सीसा होता है। इसी प्रकार टिंचर आयोडीन में, टिंचर आयोडीन जो कि क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इस टिंचर आयोडीन में विलायक तो क्या होता है, एल्कोहल जो कि द्रव रूप में होता है, और विलय क्या होता है, विलय होता है इसमें आयोडीन जो कि ठोस रूप में होता है। तो ये उदाहरण आपको क्या रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जल और अल्कोहल के समांगी मिश्रण को यदि हम देखें तो उसमें विलायक तो क्या होता है, जल, और विलय क्या होता है, अल्कोहल। उसी प्रकार झाग और सोडा वाटर को यदि हम देखें तो झाग और सोडा वाटर में विलायक तो क्या होता है, जल द्रव अवस्था में, और विलय क्या होता है, CO2 जो कि गैसीय अवस्था में होती है। इसी प्रकार धुआं का उदाहरण यदि हम देखें तो धुआं में मिश्रण हमें देखने को मिलता है, विलायक के रूप में तो होती है गैस और विलय के रूप में होता है ठोस। इसी प्रकार कोहरा और बादल की यदि हम बात करें तो यहां विलायक तो होता है गैस, लेकिन विलय क्या होता है, द्रव। अंतर समझना आप, धुआं में विलायक क्या है, गैस, कोहरा और बादल में भी विलायक क्या है, गैस, लेकिन विलय बदल गए। धुआं में विलय कौन से हैं, ठोस, जबकि बादल और कोहरा में विलय कौन से हैं, द्रव होते हैं। इसी प्रकार वायु का मिश्रण हम देखें तो इसमें गैस और गैसों का
विलायक और विलेय के रूप में मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये थे दैनिक जीवन से संबंधित कुछ मिश्रणों के उदाहरण। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विलायकों के उपयोग के बारे में। यदि बात करें तो विलायकों का उपयोग मुख्य रूप से औषधि क्षेत्र में, पेय और खाद्य पदार्थ निर्माण के क्षेत्र में, इसके अलावा परफ्यूम उद्योग में और रासायनिक उद्योगों में इन सॉल्यूशंस का क्या लिया जाता है, उपयोग लिया जाता है। उसके बाद सॉल्यूशंस के बाद हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में कि विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन की सांद्रता या कंसंट्रेशन क्या होती है। तो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि जो भी विलयन होता है उसमें हमने देखा था दो चीजें, एक तो विलायक और एक विलेय। तो विलायक की जो यूनिट मात्रा, इकाई मात्रा होती है, उसमें कितना विलेय घुला हुआ है, कितना सोल्यूट घुला हुआ है, वही उस विलयन की क्या होती है, सांद्रता होती है। सांद्रता अधिक कब होगी, सांद्रता अधिक तब होगी जब विलयन में सांद्रता अधिक कब होगी, जब विलयन में विलायक की इकाई मात्रा में अधिक विलेय के अणु होंगे। अधिक विलेय जब घुला होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि विलयन की सांद्रता अधिक है। और विलयन की सांद्रता कम कब मानी जाएगी, जब विलायक की इकाई मात्रा में विलेय के कम जो हैं अणु क्या होंगे, घुलित होंगे या उपस्थित होंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है, इसका तात्पर्य क्या है, उसमें ज्यादा विलेय मिला हुआ है, ज्यादा विलेय घुला हुआ है। इस कारण विलेय की और अधिक मात्रा उसमें मिलाना क्या नहीं है, संभव नहीं है, जो है उसका संभव नहीं है। इसी कारण इस विलयन को क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो सांद्रता अधिक होने पर क्या कहलाएगा, सांद्र विलयन, और सांद्रता कम होने पर क्या कहलाएगा, तनु विलयन। ये बात हुई विलयन की सांद्रता के विषय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेयता के बारे में। विलयन, इसमें विलायक और विलेय को हमने देखा। और विलेयता क्या होती है कि किस प्रकार से विलेय में विलायक विलेय को अपने अंदर घोल लेता है, अर्थात विलायक द्वारा विलेय को अपने अंदर घोलने की जो क्षमता होती है उसे ही सरल शब्दों में हम विलेयता कह देते हैं। लेकिन यदि टेक्निकल शब्दों में देखें, तकनीकी शब्दों में यदि हम देखें, तो किसी भी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक, कोई भी 100 ग्राम विलायक कितने विलायकों को, कितने विलेय के अणुओं को अपने अंदर घोल सकता है, उसकी मात्रा ही क्या कहलाती है, उस विलायक की विलेयता कहलाती है। उस विलायक की क्या करती है, कहलाती है, विलेयता कहलाती है। और ये विलेयता, किसी भी विलायक की विलेयता किस पे निर्भर करती है, एक तो ताप पर निर्भर करती है, एक दाब पर निर्भर करती है, साथ ही साथ विलायक और उसमें घुलने वाले विलेय की प्रकृति पर भी क्या करती है, निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो ठोसों की विलेयता है, ठोसों की विलेयता, यानी किसी द्रव में हम ठोस को घोल रहे हैं तो उस ठोस की विलेयता ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है कि ये ताप बढ़ाने पर घटती है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती रूप से ताप पर निर्भर करती है। ताप को हम बढ़ाएंगे तो ठोसों की विलेयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जबकि ताप को हम कम करेंगे तो ठोसों की विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ ठोसों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या हो जाती है, घट भी जाती है। इसकी भी हम आगे बात करेंगे कि ऐसे कौन से ठोस हैं। इसके अलावा यदि गैसों की विलेयता की हम बात करें तो गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने के साथ में बढ़ती है, अर्थात गैसों की विलेयता ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। गैसों की विलेयता दाब बढ़ने से भी क्या होती है, बढ़ती है। जो गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने की हमने बात की थी उसमें घटती है। घटती क्यों है, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती रूप से क्या होती है, संबंधित होती है ताप से। तो ताप बढ़ा देंगे तो गैस की विलेयता घट जाएगी, जबकि ताप को कम करेंगे तो गैस की विलेयता बढ़ जाएगी। लेकिन दाब पर अनुक्रमानुपाती रूप से गैस की विलेयता क्या होती है, निर्भर करती है। दाब जैसे जैसे गैसों पे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैसों की आपस में विलेयता बढ़ती जाएगी। तो ये थी विलेयता। सरल शब्दों में किस प्रकार से हमने इसको परिभाषित किया, तकनीकी शब्दों में किस प्रकार से इसको परिभाषित किया और किन किन कारकों पर यह निर्भर करती है, उसको हमने देखा। उसके बाद हम बात करेंगे विषमांगी मिश्रण के बारे में। और विषमांगी मिश्रण के दो उदाहरण हमने देखे थे, एक तो निलंबन और एक कोलाइड। पहले बात करते हैं निलंबन की, फिर बात करेंगे कोलाइड की। निलंबन की यदि हम बात करें तो ये एक विषमांगी मिश्रण है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कोलाइड की भी यदि हम बात करें तो ये भी क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि जो पूरा निलंबन या कोलाइड के अपघट्य को हम देखें तो अलग अलग स्थानों पर
इनकी जो संरचना होती है, इसके जो संगठक होता है, कंपोनेंट होता है, वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग होता है, इसलिए कैसा हो गया, विषमांगी मिश्रण हो गया। अब निलंबन क्या होता है, टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, जबकि कोलाइड टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, यानी दोनों इस स्थिति में क्या है, समान है। निलंबन हो चाहे कोलाइड हो, दोनों ही टिंडल प्रभाव को दर्शाएंगे। अब ये टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब किसी भी सॉल्यूशन से, निलंबन से या कोलाइड से हम प्रकाश को गुजारें, प्रकाश की किरणों को गुजारें और ये कण क्या लगे, चमकने लगे, तो उस प्रभाव को क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। यानी रोशनी जब गुजरे, प्रकाश वहां से गुजरे, तो कोई चीज चमकने लग जाए तो उसको क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव। चाहे सॉल्यूशन हो चाहे कोलाइड हो, दोनों ही क्या करते हैं, टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। साथ ही साथ निलंबन के कणों के यदि हम गुणों को देखें तो निलंबन के जो कण हैं वो छलनी को पार नहीं करते हैं, छलनी को पार नहीं करते हैं, जबकि कोलाइड के जो कण हैं वो छलनी को पार कर जाते हैं, अर्थात इतने पतले होते हैं कि वो छलनी को भी पार करके क्या हो जाते हैं, आर पार निकाल जाते हैं। लेकिन जो चरम पत्र होता है उस चरम पत्र को पार नहीं कर सकते। यानी इन कणों की साइज, कोलाइड के कणों की साइज इतनी छोटी तो होती है कि वो छलनी को तो पार कर जाएं, लेकिन इतनी छोटी नहीं होती कि वो चरम पत्र को पार कर सकें। निलंबन के जो कण हैं वो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उनको हम देख सकते हैं, जबकि कोलाइड के कण इतने छोटे होते हैं कि उनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी प्रकार जो निलंबन के कण हैं उनको यदि हम किसी पात्र में या बर्तन में रख देते हैं तो वो पेंदे में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, जबकि कोलाइड के कण ऊपर ही तैरते रहते हैं, नीचे जमा नहीं होते। क्यों? क्योंकि जैसा हमने देखा कि कोलाइड के कणों का जो आकार है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हल्के होते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं, पेंदे में नहीं जमते। यहाँ निलंबन के कण कोलाइड की अपेक्षा क्या होते हैं, कुछ आकार में बड़े होते हैं, उनका वजन भी ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, पेंदे में जमा हो जाते हैं। साथ ही साथ निलंबन के जो कण हैं वो परिक्षेपण माध्यम, अर्थात जिस माध्यम में वो हैं उससे अलग होने की उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो अधिक होती है, जबकि कोलाइड जिस माध्यम में रहते हैं उससे अलग होने की उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि इनका कणों का आकार छोटा होता है, बड़े ही हल्के होते हैं इस कारण। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, निलंबन के एग्जाम्पल है गंदा पानी और धुआं, और कोलाइड के एग्जाम्पल हैं दूध, गोंद, रक्त, सोल, जेल और एरोसोल। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, कोलाइड के। तो आइए कोलाइड के इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोल। सोल जो कि कोलाइड का एक रूप है, इसमें क्या होता है, ठोस द्रव में क्या होता है, परिक्षेपित होता है। यानी कोई द्रव होता है और इसमें ठोस के कण क्या होते हैं, धसे रहते हैं, उसको क्या बोल दिया जाता है, सोल बोल दिया जाता है। नेक्स्ट होता है जेल। जेल में क्या होता है, कण किसके होते हैं, ठोस के ही होते हैं, द्रव में ही धसे होते हैं, लेकिन समान रूप से क्या होते हैं, वो धसे हुए होते हैं, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, जेल। तीसरा होता है एरोसोल। एरोसोल में क्या होते हैं, गैस, गैस, और गैस में ठोस के कण क्या होते हैं, परिक्षेपित होते हैं या धसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति को क्या बोल दिया जाता है, एरोसोल। और एरोसोल के उदाहरण है कोहरा और धुआं। तो ये था कोलाइड के कुछ विशेष प्रकार, सोल, जेल और एरोसोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं विलयन, निलंबन और कोलाइड, तीनों के विषय में हमने देखा। इन तीनों में कणों का आकार किसका बड़ा और किसका छोटा होता है। तो जैसा हमने देखा था, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, निलंबन के कणों का, और वो पेंदे में बैठ जाते हैं। क्यों? कणों का आकार क्या है, बड़ा है। कणों का आकार बड़ा होने के कारण ये पेंदे में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। कोलाइड के कण इससे छोटे होते हैं और सॉल्यूशन के कण सबसे छोटे होते हैं। सॉल्यूशन के कण तो इतने छोटे होते हैं कि इनको तो सूक्ष्म दृष्टि से देखा भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता, जबकि इनको हम सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हैं और सस्पेंशन के कणों को तो हम नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। तो ये थे कणों का आकार विलयन, निलंबन और कोलाइड में। कणों के आकार के विषय में कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है ये क्रम। निलंबन का आकार, निलंबन में कणों का आकार सबसे बड़ा, उससे छोटा कोलाइड में और उससे छोटा विलयन में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलाइड विलयन के कुछ विशेष गुणों के बारे में। कोलाइड विलयन के विशेष गुणों को यदि हम देखें तो उसमें पहला गुण पाया जाता है ब्राउनी गति। अब ये ब्राउनी गति क्या होता है, तो देखिए ब्राउनी गति, दूसरा होता है कोगुलेशन, तीसरा होता है टिंडल प्रभाव और चौथा होता है अपोहन। आइए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे ब्राउनी गति के बारे में। कोलाइड के जो अणु होते हैं, कोलाइड में पदार्थ के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग गति करते हैं। जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, जिगजैग गति करते हैं। तो जिगजैग, इस प्रकार की जिगजैग गति को ही क्या कह दिया जाता है, ब्राउनी गति कह दिया जाता है।
और जितनी कणों की आकृति और विलयन की शांता, विलयन की शांतता यानी विलयन का गाढ़ापन, कोलाइड जो विलयन है उसका गाढ़ापन जितना कम होगा, गाढ़ापन जितना कम होगा या कह सकते हैं शांतता जितनी कम होगी, और साथ ही साथ उसके कणों की आकृति जितनी कम होगी, उतनी ही अधिक तीव्रता से ये ब्राउनी गति करेगी। ब्राउनी गति क्या करते हैं। यदि हम ताप को बढ़ा देते हैं तो ताप को बढ़ाने से क्या होगा, ब्राउनी गति इनकी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनका तापमान बढ़ जाने के कारण क्या हो जाते हैं, ये अपेक्षाकृत अपनी जगह से अस्थिर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और ब्राउनी गति करने लगते हैं। साथ ही साथ शानता भी जो है वो तापमान बढ़ाने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो शानता कम होने के कारण तापमान बढ़ाने पर जो कोलाइडी विलयन है उनके कण जिगजैग मूवमेंट करने लग जाते हैं, जिसे ब्राउनी गति कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता है कोगुलेशन या स्कंदन। कोगुलेशन या स्कंदन कोलाइडी विलयनों का एक विशेष गुण होता है, जिसके अंतर्गत यदि कोलाइडी विलयनों का विद्युत अपघट्य कर दिया जाए, विद्युत अपघटन कर दिया जाए, इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाए, तो ये जो कोलाइड के कण हैं ये उदासीन हो जाते हैं। पूर्व में कोलाइड के कणों पर कोई ना कोई आवेश होता है, लेकिन जैसे ही विद्युत अपघट्य मिला दिया तो ये आवेश इनका उदासीन हो जाता है, और उदासीन होने के कारण इनका क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है, ये नीचे बैठ जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति को ही क्या कह दिया जाता है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये इस प्रकार के जो कोलाइडी विलयन है इनके में यदि विद्युत अपघट्य मिला दिया जाए तो इस प्रकार से पेंदे में ये कण जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कह दिया जाता है, स्कंदन या कोगुलेशन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट की हम पूर्व में भी बात कर चुके हैं। टिंडल इफेक्ट का तात्पर्य है जब रोशनी डाली जाए तो कणों का चमकना। तो कोलाइड के जो विलयन है, कोलाइड विलयनों के कणों पर जब रोशनी डाली जाती है तो वो क्या होते हैं, चमकते हैं, उसी को हम क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव कह देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है डायलाइसिस। नेक्स्ट है डायलाइसिस या अपोहन। डायलाइसिस या अपोहन। डायलाइसिस या अपोहन की यदि हम बात करें तो जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, कोलाइड विलयन होता है, वो जब अपने वास्तविक विलयन है उससे अलग किया जाता है तो उस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं, डायलाइसिस कह देते हैं। तो ये चार विशेष प्रकार के गुण कोलाइडी विलयनों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक अन्य प्रक्रिया परिक्षेपण या पाइसीकरण के बारे में। तो पहले परिक्षेपण को समझते हैं, उसके बाद बात करेंगे पाइसीकरण की। परिक्षेपण की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो परिक्षेपण का तात्पर्य होता है कि पदार्थ के जो कण हैं वो दूसरे पदार्थ के इर्द गिर्द छितरा जाएं। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो दो पदार्थों के संयोग से मिला हुआ है, उसमें यदि एक के कण दूसरे के अंतर्गत क्या हो जाए, छितरा जाएं, क्या हो जाएं, छितरा जाएं, तो उस प्रकार की स्थिति को हम क्या कह देते हैं, उस प्रकार की स्थिति को परिक्षेपण कह देते हैं। जैसे ये लाल वाले कण हैं कुछ, और इसके ये पिंक वाले जो कण हैं इसके चारों तरफ क्या हो गए, छितरा गए, तो उस प्रकार की ये जो स्थिति है इसको क्या कह देते हैं, हम परिक्षेपण कह देते हैं। दूसरे प्रकार की स्थिति को कहते हैं पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन। पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन में द्रव का द्रव में ही क्या हो जाता है, परिक्षेपण हो जाता है। यानी द्रव के कण ही द्रव के चारों तरफ यदि छितरा जाएं तो उस स्थिति को क्या कह देते हैं, पाइसीकरण। और ऐसा यदि द्रवों में ठोस और ठोसों के बीच में होता है तो उसको तो क्या कह दिया, परिक्षेपण। द्रवों के बीच में ये हो जाता है, तरल अवस्था में ये होता है, तो इसको क्या कह देता है, पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन कह दिया जाता है। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है पानी में यदि हम तेल को डाल देते हैं तो कुछ समय पश्चात तेल पानी में इस प्रकार बिंदु बिंदु के रूप में फैल जाता है, इसी को हम पाइसीकरण के नाम से जानते हैं। और पाइसीकरण के अन्य उदाहरण हमें दूध में, पेंट में, साबुन में और जल में तेल मिला देते हैं, वो उदाहरण तो हमने देखा, इन सभी में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने पदार्थ के बारे में बात की कि पदार्थ क्या होता है, कितने रूपों में उसको वर्गीकृत किया जाता है और प्रत्येक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से दैनिक जीवन में वो विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।